प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी सुमन भाग 3 जो नई किताब आई है उसका अध्याय 9 है भारत के महान व्यक्तित्व। इस अध्याय को, इस पाठ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं उस सभी के उत्तर आपको इस वीडियो में हम देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पाठ सबसे पहले, क्योंकि अगर पाठ समझ में आ जाएगा तो आपको प्रश्न उत्तर भी याद हो जाएंगे। तो छत्रपति शिवाजी, जो आपको चित्र दिख रहा है, देखिए आप, ये चित्र है शिवाजी महाराज का। वीर शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी दुर्ग में, यानी ये किला है शिवनेरी पुणे के पास में, वहाँ पर साहजी भोंसले और जीजाबाई के पुत्र के रूप में हुआ। अगर आपको पूछ ले कि शिवाजी के पिताजी क्या नाम था, साहजी भोंसले, और माताजी का नाम था जीजाबाई। इनके जीवन पर माता जीजाबाई, दादा कोंडदेव और गुरु रामदास की शिक्षाओं का विशेष प्रभाव पड़ा है। इनकी माताजी ने भी इन्हें शिक्षा दी है और इनके गुरु जी ने भी अच्छी शिक्षा दी है। इनकी शिक्षाओं से शिवाजी में स्वतंत्रता, स्वाभिमान, वीरता, साहस और बलिदान की भावना जागी। वे एक कुशल योद्धा और कूटनीतिज्ञ बन गए। यानी कि इस लाइन में बताया गया है कि शिवाजी को छोटे थे तभी उन्हें बता दिया गया था कि तुम्हें स्वतंत्रता के लिए लड़ना है और एक अच्छा योद्धा बनना है। तो वो एक कुशल योद्धा बन गए और कूटनीतिज्ञ भी बन गए, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका ध्यान था। अब अगली लाइन है, बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालकों को इकट्ठा कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने के खेल खेला करते थे। वो छोटे थे तभी वो एक कुशल नेतृत्व वाले एक योद्धा बन रहे थे। युवा होते ही जब उन्होंने पुरंदर और तोरण के किलों को जीता, यानी पुरंदर एक किला है और तोरण भी किला है, इन दोनों किलों को जीता तो दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैल गई, यानी कि उनकी प्रशंसा होने लग गई कि शिवाजी महाराज ने इन दोनों किलों को जीत लिया है। उनके पराक्रम की चर्चा होने लगी। वे गुरिल्ला या छापामार युद्ध में निपुण थे। गुरिल्ला एक युद्ध नीति है जिसमें कम सैनिक होते हुए भी ज़्यादा सैनिकों पर भारी पड़ सकते हैं, ऐसी युद्ध थे वो। उन्होंने आतताई मुगल शासक औरंगजेब की नाक में दम कर दिया, यानी औरंगजेब उस समय के शासक थे दिल्ली के, उनकी नाक में शिवाजी ने दम कर दिया और परेशान भी हो गए औरंगजेब शिवाजी से। वे उसकी धार्मिक कट्टरता, क्रूरता और अत्याचार के विरुद्ध थे, यानी औरंगजेब चाहता था कि सभी उसके धर्म को अपनाएं। तो शिवाजी ने बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वारा भेजे गए खूंखार सेनापति अफजल खां को मार गिराया, यानी कि अफजल खां एक महान सेनापति था जो खूंखार था, उनको मार गिराया किसने? शिवाजी ने। मुगल बादशाह औरंगजेब का सूबेदार शाइस्ता खां भी शिवाजी के आक्रमण से घबरा कर भाग गया, यानी कि शिवाजी ने इतना खतरनाक आक्रमण किया कि वो भी घबरा कर भाग गया। कौन? शाइस्ता खां। तो मिर्जा राजा जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई। अगर आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि पुरंदर की संधि किस किस के बीच में हुई, तो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य 1665 में। तो कालांतर में सुरक्षा के आश्वासन पर उत्तर भारत की परिस्थितियों को समझने के लिए शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए, यानी कि वो मुगल दरबार में जाकर देखा कि इनकी क्या सुरक्षा की व्यवस्था है और जब हम दिल्ली पर कूच करेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ शिवाजी सम्मानजनक व्यवहार नहीं होने पर शिवाजी क्रोधित हो गए, यानी कि जब दिल्ली में गए तो वहाँ पर उन्हें सम्मान नहीं दिया गया, इस कारण वो क्रोधित रीस आगीवन है, जिससे औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया, यानी कि उन्हें जेल में डाल दिया कि इनको कैद कर लिया जाए। परंतु शिवाजी अपने साहस और चतुराई के बल पर वहाँ से बच निकले, यानी कि उस युद्ध जब वो जेल में थे तो वो उस जेल से कैसे भी करके बाहर निकल के वापस अपने किले में चले गए। तो शिवाजी ने कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग,
जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीर गति पाई थी, यानी कि तानाजी भी बहुत बड़े योद्धा थे जिनके ऊपर फिल्म भी बनी है अजय देवगन की। आप अगर टाइम मिले तो जरूर देखना। सन 1674 में रायगढ़ में शिवाजी का राज तिलक हुआ और छत्रपति की उपाधि मिली। यानी कि अगर आपके प्रश्न आ जाए कि शिवाजी का राज तिलक कब हुए, कहाँ हुआ, तो रायगढ़ में 1674 में। शिवाजी का विवाह सईबाई निबालकर के साथ हुआ, जिन्होंने संभाजी को जन्म दिया। यानी संभाजी जो शिवाजी के बेटे हैं उनको जन्म दिया। शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी मराठा साम्राज्य के शासक बन गए, यानी कि वो मर गए तब संभाजी ने ही कमान संभाली। अपने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा में प्राणों की भी परवाह नहीं करने वाले शिवाजी को हम एक सच्चे राष्ट्रनायक के रूप में याद करते हैं। यानी कि आज से लगभग कितने साल पहले, 400 साल बाद भी हम शिवाजी को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने जो राष्ट्र के लिए यानी देश के लिए जो महान कार्य किया है, इस कारण से हम युगों युगों से उनके आभारी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया और लड़ते रहे अंग्रेज़ों से और मुग़लों से। विशेष उस समय मुग़ल थे, उनसे लड़े थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब इनका परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी बहुत स्वतंत्रता सेनानी के रूप में अपनी देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले महान योद्धा थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा है सुभाष चंद्र बोस का। आज़ादी की लड़ाई में देश के युवाओं को इस जोशीले नारे से जोड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम है सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में जानकीनाथ बोस और प्रभावती के घर जन्मे थे। सुभाष बचपन से ही होनहार थे, यानी कि बचपन से ही वो होशियार थे। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित सुभाष ने अंग्रेज सरकार की प्रतिष्ठा सिविल सेवा को ठुकराकर देश सेवा का प्रण लिया। यानी कि वो जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई थी तब वो कलेक्टर बन गए थे, लेकिन जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से प्रेरित हो गए थे तब उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों की वो नौकरी छोड़ दी थी कलेक्टर की। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। जैसे कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, बहुत सारे फौजी खड़े हैं अपने देश के लिए। उनके द्वारा जय हिंद और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए गए। अगर आपके परीक्षा में आ जाए कि जय हिंद का नारा किसने दिया, ये सुभाष चंद्र बोस ने, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। अगली लाइन है, सन 1943 में उन्होंने सिंगापुर से सुप्रीम कमांडर के रूप में दिल्ली चलो का नारा दिया। यानी कि सिंगापुर में रहते हुए भी उन्होंने अपने देश के लिए एक नारा दिया था, दिल्ली चलो, क्योंकि अब अंग्रेजों को भगाना है। और आज़ाद हिंद सरकार का उन्होंने गठन किया। बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर अधिकार कर इन दोनों द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज द्वीप रख दिया। यानी कि सबसे पहले स्वतंत्र जीत यहीं पर मिली उन्होंने ही सबसे पहले सिंगापुर से रेडियो प्रसारण में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। साल 2021 में केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यानी कि हर साल हम 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। हर भारतवासी भारत माँ के इस वीर सपूत को नेताजी के नाम से जानता है। यानी कि उनका व्यक्तित्व है जो बहुत ही अच्छा था। अब हम आगे जो महान पुरुष हैं, क्या नाम है, लोहे पुरुष सरदार पटेल के बारे में जानेंगे कि गुजरात के नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित हैं
यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, यानी कि वहाँ पर सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति रखी हुई है। पटेल देश के पहले उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री रहे हैं। अपने मजबूत इरादों और कर्तव्य निष्ठा व्यक्तित्व के कारण इन्हें लोहे पुरुष के रूप में जानते हैं, यानी कि लोग इन्हें लोहे पुरुष कहते हैं। पटेल का जन्म है जो 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद गुजरात में हुआ और उनके पिता का नाम जेवर भाई और पटेल एवं माता का नाम था लाडबा देवी था। उनकी शुरुआती शिक्षा मुख्यतः स्व अध्याय से ही शुरू हुई, यानी कि वो स्वयं अध्ययन करते थे। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टिक की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे, यानी कि वकील का कार्य वो करने लगे। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, यानी कि महात्मा गांधी जब आंदोलन कर रहे थे तब ये भी उस आंदोलन में भाग लिया था। आप चित्र में दिख रहे होंगे, ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की चित्र हैं। सन 1918 में खेड़ा सत्याग्रह एवं 1928 में बारदोली सत्याग्रह के द्वारा किसानों पर अंग्रेज द्वारा सरकार द्वारा जबरन थोपी गई लगान वर्दी के विरुद्ध संघर्ष किया, यानी कि ये संघर्ष एक नेता के रूप में उन्होंने सभी लोगों के साथ किया था। बारदोली आंदोलन में सफलता पर वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार कहकर सम्मानित किया, यानी कि ये तो हमारे सरदार हैं, वहाँ की महिलाओं ने कहा। देश की आज़ादी के बाद अपनी सूझबूझ और कूटनीति से देसी रियासतों को एक कर अखंड भारत की नींव रखी, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था तब बहुत से राज्य अपने आप को स्वतंत्र के रूप में मानने लगे थे और अपना देश बनाना चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन सभी रियासतों को एक करके अखंड भारत का जो सपना देखा था वो पूरा किया। इनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार सन 1991 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में इन्हें दिया गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जो हमारे महान पुरुष हैं उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें अपने जीवन में उतारना है। अब अभ्यास कार्य वाले प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कि सरदार पटेल ने किस तरह से देशी रियासतों का एकीकरण किया, अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद लगभग 562 देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने का कार्य किया। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता, कूटनीति और दृढ़ संकल्प से रियासतों के शासकों को समझा और उन्हें भारत में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। जहां आवश्यकता पड़ी वहां कड़े कदम भी उठाए। इस प्रकार सरदार पटेल को भारत का लोहे पुरुष और एकीकरण पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न दूसरा क्या है, आपको देश का कौन सा स्वतंत्रता सेनानी अच्छा लगता है और क्यों। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, मुझे भगत सिंह अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वे निडर, साहसी और देशभक्त थे। उनका नारा इंकलाब जिंदाबाद आज भी लोगों में देशभक्ति की भावना जगाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, इस वाले पेज के क्या है कि निम्नलिखित के बारे में अपने अध्यापक या परिचितों से जानिए। ये प्रश्न संख्या 3 वाला है। इसका पहला है शिवाजी और अफजल खां की घटना। क्या है घटना, इसके उत्तर में हम लिखेंगे, शिवाजी ने अपनी वीरता और चतुराई से अफजल खां का वध किया, यानी कि अफजल खां को मार दिया। अगला प्रश्न दूसरा इसी का, शिवाजी और गुरु रामदास के शिष्यंत किससे। इसके उत्तर में हम लिखेंगे, शिवाजी गुरु रामदास जी के शिष्य थे, वे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का संगठन कर अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। ये इसका उत्तर हो गया।
अब बच्चों अगला प्रश्न है सोचो और लिखो वाले, जिसका पहला है नीचे दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनिए। क्या है प्रश्न? क्या वाला है? छत्रपति शिवाजी के जीवन पर किस व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो इसमें हम देखेंगे, इसमें आपको एक नंबर पर राइट का निशान लगाना है अफजल खां को, क्योंकि अफजल खां को उन्होंने मारा था। बाकी इनके जीजाबाई, उनकी माँ का प्रभाव पड़ा, और रामदास, दादा कोंडदेव, इन सभी का प्रभाव पड़ा है। अगला है शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो उनका साम्राज्य संभाजी महाराज ने संभाला, यानी से इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस को हम किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें नेताजी के नाम से जानते हैं, ब इसका राइट आंसर हो गया, गे का। अगला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, सही इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या वाला है? पटेल देश के पहले रिक्त स्थान और गृह मंत्री रहे। तो इसके रिक्त स्थान में आपको लिखना है बच्चों उप मुख्यमंत्री, पहले के रिक्त स्थान में लिखना है। हमारा अगला है, इसी का दूसरा रिक्त स्थान है कि बोस ने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर अधिकतर अधिकार कर इन द्वीपों का नाम एक तो शहीद द्वीप और दूसरा है जो स्वराज द्वीप रख दिया। तो इन दोनों को आपको रिक्त स्थान में लिखना है, खे वाले के। हमारा अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरो, जिसमें टे वाला है पुरंदर की संधि मिर्जा राजा, यहाँ पर आपको जय सिंह लिखना है। जय सिंह व शिवाजी के मध्य हुई थी 1665 में। तो अभी मैंने जो उत्तर बताया था ये इसका उत्तर था। अब है सुभाष चंद्र बोस द्वारा यहाँ पर रिक्त स्थान और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे दिए। तो इसमें आपको लिखना है रिक्त स्थान में जय हिंद, ये इसका उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है पहला प्रश्न? क्या वाला? शिवाजी किस तरह के युद्ध करने में निपुण थे? तो इसके उत्तर में हम लिखना है शिवाजी गुरिल्ला युद्ध करने में निपुण थे। अगला प्रश्न, शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां को किसने भेजा था? तो शिवाजी को मारने के लिए आदिल शाह ने अफजल खां को भेजा था, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब व कहाँ हुआ था? तो इस पार्ट में हमने देखा था सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1878 को कटक उड़ीसा में हुआ था। 1878 नहीं बच्चों, 1897 में उनका जन्म हुआ था। 1897 लिखना है, 23 जनवरी 1897। अगला प्रश्न है बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दृढ़ इच्छा शक्ति, साहस और कठोर निर्णय क्षमता के कारण लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न ड वाला, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अंग्रेजों के विरोध में किए गए 2 आंदोलन के नाम लिखिए। एक तो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन और दूसरा है बारडोली का सत्याग्रह आंदोलन। इन दोनों का उन्होंने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न चे वाला है, शिवाजी और सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों में क्या समानता थी? तो दोनों ने देश की स्वतंत्रता के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया और प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटे, ये इसके उत्तर में आपको लिख देना है। अगला है 6 वाला प्रश्न, कि महान व्यक्तियों की मूर्तियां क्यों लगाई जाती हैं? तो महान व्यक्तियों की मूर्तियां उनकी स्मृति को जीवित रखने तथा नई पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए लगाई जाती हैं, ये इसका उत्तर हो गया। अगला है बच्चों, यदि हमारा देश अंग्रेजों से स्वतंत्र न होता तो आज देश की हालत क्या होती? तो इसके हम उत्तर में लिखेंगे, यदि हमारा देश स्वतंत्रता न होता तो आज भी गुलामी, शोषण और पिछड़ापन बना रहता और देश की उन्नति नहीं हो पाती। अगला प्रश्न है बच्चों जय वाला, कि बच्चे अपने देश के विकास में योगदान किस तरह से दे सकते हैं? तो बच्चे उत्तर में लिखेंगे, बच्चे अच्छी पढ़ाई करके, अनुशासन का पालन करके, स्वच्छता का ध्यान रखकर और नई खोज करके देश के विकास में योगदान दे सकते हैं, ये इसका उत्तर हो गया। अगला है भाषा की बात वाले प्रश्न। क्या है कि दिए गए
वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखना है। पहला है वाक्य है सुभाष बचपन से ही होनहार बालक थे, तो विशेषण शब्द क्या है? होनहार है। अगला है दूसरा, राधा मीठा आम खा रही हैं, इसमें विशेषण शब्द है मीठा। ये इसका उत्तर हो गया। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको जिस विषय या जिस पार्ट के प्रश्न उत्तर देखने हैं हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। हम बहुत ही जल्द सभी पार्टों के प्रश्न उत्तर इस चैनल पर डाल देंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।